नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है फिट योगी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। जैसे कि आप सबको पता है, ये सारे ऑडियो पॉडकास्ट में, इन सारे एपिसोड्स में हम बात कर रहे हैं योग की, योग साधना की, योग से होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं की, एक्सपीरियंसेस की, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। नॉर्मली जो बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं वो कहीं पर हमें देखने को, पढ़ने को नहीं मिलती हैं। वो सीधी सीधी नहीं मिलेंगी कहीं भी पढ़ने को, वो घुमा फिरा के मिलती हैं, लेकिन सीधी सीधी वो बात कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलती, जिससे एक साधक के भटकने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जहाँ भी वो बताई गई हैं उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती हैं देश काल परिस्थितियों के हिसाब से, कि वो कब बताई गई थी, कैसे लोगों के सामने वो चीज़ें बोली गई थी, और सुनने वाले कौन थे और बोलने वाले कौन थे, कितने पढ़े लिखे थे, क्या वो किस टाइप से उस टेस्ट को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो हम यहाँ पर योग से होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन, उससे होने वाले ज्ञान, बाधाओं, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। एक योग का स्वरूप जो हम देखते हैं, जो योग की बजाय अगर मैं उसको योगा कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। योगा है, फिटनेस है, जो बीमारियाँ ठीक करने वाला योग है, वेट कम करने वाला योग है, जो कि एक फिटनेस के लिए हम जिस योग को जानते हैं, एक योग वो है। और जो रियल में योग है वो योग है जो एक इंसान के अंदर, एक मनुष्य के अंदर छुपी हुई असीम संभावनाओं को जागृत करता है। असीम संभावनाएं कैसे? जैसे एक बीज है, उस बीज के अंदर, अभी तो वो बीज है, लेकिन उस बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की संभावना है, और उस पेड़ से बहुत सारे बीज बनने की संभावना है, और उन बीजों से भी बहुत सारे पेड़ बनने की संभावना है। तो ऐसे करके उस छोटे से बीज के अंदर एक पूरा जंगल छुपा हुआ है। पता, उसकी पोटेंशियल जो है एक पूरे जंगल को पैदा करने की है। तो ऐसे ही योग ने हर मनुष्य के अंदर छुपी हुई उस संभावना को देखा, हमारे योगियों ने, हमारे ऋषियों ने, और उसको जागृत करने के लिए जो विद्या, जो कला, जो आर्ट, जो साइंस बनाई, वो योग है। अभी फ़िलहाल तो हमारा योग को करने का पर्पज़ ही कुछ और है। वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि उतनी ही जागृत है और हम उतना ही सोच पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे एपिसोड बनाने का मेरा मकसद आपको वज़न कम करने के तरीके बताने की नहीं है। वो तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो हज़ारों मेथड आपको पता चल जाएंगे, जिनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो 100% आप पतले भी हो सकते हैं, स्वस्थ भी हो सकते हैं, और वो काम भी करते हैं। कुछ काम करते हैं, कुछ फेक हैं। तो मिला जुला अपनी बुद्धि से, विवेक से आप निर्णय लेंगे और सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो 100%। योग की एक्सरसाइजेज भी बहुत ऐसी अच्छी हैं वज़न कम करने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मेरा उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य या बीमारियों को डिस्कस करना, उनके लक्षण और उनसे बचने के उपाय डिस्कस करना नहीं है। वो कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी हैं। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत लोग कर रहे हैं पहले ही, वहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है। जब मुझे भी खुद जानना होता है तो मैं उनको देख लेता हूँ। तो आप भी वही करें। हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है, और जो उसका प्रैक्टिकल है, उसका जो अभ्यास है, जो अप्लाई है, वो हम बहुत कम करते हैं। बहुत कम क्या, नाम मात्र करते हैं, या ना कहूँ तो भी ठीक होगा, नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं वो इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा। वो भी उस भीड़ का ही हिस्सा हो जाएगी। कम से कम ये इन्फॉर्मेशन आप फॉलो नहीं करेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में तो आएगी, और आपके अंदर वो सेव हो जाएगी। और कभी आपके जीवन में वो संभावना उठेगी तो उस टाइम पर इन सारी चीज़ों का उपयोग आप कर सकते हैं। और जिनके अंदर वो प्रोसेस चला हुआ है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, या जिनके अंदर जो उस योग को अनुभव कर रहे हैं, जिस योग की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए मददगार साबित हो जाएंगे वो।
इसलिए मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ। नहीं तो मैंने फिट योगी चैनल पर भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, अलग अलग टॉपिक की भी बनाई हुई हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेज की भी बनाई हुई हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में भी जिनकी प्यास थोड़ी सी अंदर की है, जो असली योग को जानना चाहते हैं। मुझे पता है ये वीडियो या ऑडियो ये कोई सुनने वाला नहीं है, बहुत कम सुनने वाले हैं, लेकिन जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंच जाए तो मेरा पर्पस सोल्व हो जाएगा। मुझे कोई वीडियो वायरल नहीं करनी, कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा वायरल करने में। मुझे उन जेन्युइन योगियों तक पहुंचाना है उस ज्ञान को, मेरी बातों को, जो उनको समझ सकें और कभी भविष्य में हो सके तो हम सब मिलके उस दिशा में काम कर सके। सिर्फ यही पर्पज है मेरा। तो आज के इस एपिसोड में हम जो बात करने वाले हैं, आज 2 बात करने वाले हैं। पहली तो है एक्सपीरियंसेस की, और दूसरी है जो आपको थोड़ा सा बचाव जिन चीज़ों से रखना चाहिए। एक चीज़ आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे जो आपके लिए, आपकी साधना में, आपकी यात्रा में, आपकी योग की यात्रा में या खुद से खुद तक की यात्रा में बाधक बन सकती है बहुत भयानक तरीके से। दिखने में बहुत अच्छी चीज़ है वो, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं वो एक्सपीरियंसेस की। मैंने अपने इस साधना काल में, इस योग की यात्रा में जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, जब वो मेरे सामने आते हैं तो मेरा जो धराया ज्ञान है, जो पढ़ाया ज्ञान है, जो सीखा सिखाया ज्ञान है, जो मैंने डिग्री में कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, जो पढ़ाई कर ली मैंने, वो सब धरे का धरा रह जाता है जब वो एक्सपीरियंस मेरे सामने आते हैं, जिससे मैं खुद को एक योगी कहूँ। जिस ज्ञान से, जो एक डिग्री हो गई जिससे मैं खुद को आचार्य कहूँ, वो डिग्री धरी की धरी रह जाती है और मुझे पता चलता है अपनी अज्ञानता का कि कितना मुझे नहीं पता है। शुरुआत में जब मैंने डिप्लोमा किया, डिग्री की, योग की पुस्तकें पढ़ी और अभ्यास किए, अलग अलग प्रकार के आसन किए, कंपटीशन खेले, तो मैं खुद को एक बहुत बड़ा योगी समझने लग गया था, योग गुरु समझने लग गया था। जैसे कि लिखते हैं ना आजकल फेसबुक पे योग गुरु और योगी, मैं भी वही समझने लग गया था। लेकिन फिर मेरे साथ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मुझे समझ में आ गया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं जो खुद को योगी कह रहा हूं। ठीक है, आप प्रोफेशनल लेवल पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को दिखा सकते हैं, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो, उनको भी वही चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपके पास हैं। उनको भी वही डिग्री, डिप्लोमा, आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो उनको आप दिखाएं, बताएं। मैं मना नहीं करता, सब लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो जब वो एक्सपीरियंस मैंने किए, उन एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे वो योग सूत्र, वो हठ योग प्रदीपिका, वो शिव संहिता समझ में आनी शुरू हो गई। उनका भाव मुझे समझ में आना शुरू हो गया। उससे पहले मैं वो श्लोक सूत्र पढ़ लेता था, उनकी गिनती याद कर लेता था, उनका मतलब याद कर लेता था, लेकिन कुछ घटनाओं के बाद मुझे वो सारी बातें समझ में आने लगी कि किस स्टेट ऑफ माइंड में वो लिखी हुई हैं, किस पर्पज के लिए लिखी हुई हैं और क्या उनका उद्देश्य है। और कहीं मैंने पढ़ा भी था कि जब हम सत्य को लिखते हैं या बताते हैं, सुनाते हैं, बताते ही सुनाते ही वो सत्य झूठ हो जाता है, उसको आप बता ही नहीं सकते। तो मेरे एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही हैं। जब मुझे ये समझ में आया कि जो कुंडलिनी लिखी हुई है, जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, सब लोग जागृत कर रहे हैं, जिसको सब लोग, जिस पर पीएचडी करने वाले हैं, वो पढ़ने में एकदम अलग है
और एक्सपीरियंस करने में एकदम अलग है। और जो एक्सपीरियंस होता है उसको लिखा नहीं जा सकता, और जो पढ़ने में आती है उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। मतलब वो ठीक ऐसा ही है जैसे कोई स्विमिंग सीखना चाहे, कोई तैरना सीखना चाहे और स्विमिंग के बारे में वो किताब पढ़ ले। योग भी एक टाइप से ऐसा ही सब्जेक्ट है। मैं गहन साधकों के लिए बात कर रहा हूं। किताबें पढ़ने मत छोड़ना, जो स्वाध्याय चला हुआ है करो, अपना सिलेबस पूरा करो, एग्जाम दो, सब कुछ करो। जो साधक है उनकी बात है यहाँ पर। जैसे स्विमिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ ले, स्विमिंग के ऊपर मास्टर्स कर ले, स्विमिंग के ऊपर पीएचडी कर ले और वर्ल्ड का स्विमिंग का डॉक्टर हो जाए, वो एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन फिर किसी दिन उसको उठा के अगर तालाब में फेंक दें, स्विमिंग पूल में अगर वो चला जाए, तो मेरे ख्याल से तैर नहीं पाएगा जब तक उसने वो हाथ पैर नहीं मारे हैं। तो योग की जो यात्रा है वो भी ऐसी ही यात्रा है। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने से सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो चुका है आपको, तो वो नहीं है। जिस दिन आपको वो छोटा सा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ध्यान का, कुंडलिनी का, एनर्जी का, उस दिन सारा ज्ञान 1 मिनट में ही साफ हो जाएगा। मुझे डिग्री डिप्लोमा करने में, सीखने सिखाने में तो 3-4 साल लगे, लेकिन जिस दिन वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उस दिन वो साफ होने में 1 ही मिनट लगा बस। कब ज्ञानी से कब अज्ञानी हो गया मैं, उस दिन मुझे ये समझ में आया। पहला शायद ज्ञान का पहला स्टेप समझ में आया, या पहली बूंद मेरे अंदर गिरी, वो ये थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। और उस दिन से मैं एक परमानेंट लर्नर बन गया। उस दिन मैं योग गुरु से मैं योग साधक बन गया, या एक शिष्य बन गया, जिसको जहां मौका मिलता है ग्रहण करने की एक बूंद भी नहीं छोड़ता। बहुत ज्यादा रिसेप्टिव हूं मैं। चाहे छोटा सा बच्चा भी अगर कोई ज्ञान की बात बता दे तो मैं उसका भी, कुछ हो सकता है उस सामने वाले को वो मतलब ना पता हो, लेकिन मैं उसका मतलब समझ जाता हूं। तो जब आप योग साधना करेंगे तो ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। कुछ ऊर्जा के एक्सपीरियंस होंगे, और उनमें से जो एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस डरावने होंगे। कि अगर आप कुंडलिनी की बात करें, और जितना इंटरेस्ट से आप हम सर्च करते हैं, मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बात किसी ने मेरे से पूछी कि आप कुंडलिनी योगा भी कराते हैं, या कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या चक्कर, सर मेरे चक्कर एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। योग करते हुए हमें 2-4 महीने ही हुए हैं, लेकिन हमें, हमारा जो सवाल है वो ये है कि हमारा आज्ञा चक्कर अभी जागृत नहीं हो रहा, क्या करें। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, जिस दिन आपको रियल कुंडलिनी का अनुभव होगा, उस दिन आपके अंदर एक ही प्रार्थना होगी कि अब ये जागी हुई कुंडलिनी कब सोए। आप उस दिन जगाना नहीं चाहेंगे, उस दिन आप चाहेंगे कि अब ये सो जाए बस, जल्दी से जल्दी, अब जल्दी से जल्दी ये ऊर्जा शांत हो जाए। वो एक मौत जैसा अनुभव रहता है। कोई पेड़ नहीं होता उसमें, लेकिन भय होता है। अगर उस टाइम पर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शक्ति आपकी मदद नहीं कर रही है, तब आप पागल भी हो सकते हैं उस ऊर्जा से। बहुत ही सोच समझ के इन चीजों में हाथ डालना। मैं ये नहीं कहता, वो कुंडलिनी जो है वो माँ है, वो शक्ति है, वो आपको बुरा नहीं करेगी, लेकिन अगर आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हैं और फिर आपने उस चीज को किसी पढ़े पढ़ाए मेथड से, या कहीं इंटरनेट पर पढ़कर, या किसी ऐसी शॉर्ट कट से जगाने की कोशिश की, तो खतरनाक वो हो सकती है, क्योंकि हम उस ऊर्जा के लिए तैयार नहीं हैं।
हमारा शरीर जो है वो तैयार नहीं है। और जो हम बात करते हैं परमात्मा की, परमात्मा के दर्शन की, ऊर्जा की, सब तैयार बैठे हैं। परमात्मा भी तैयार बैठा है दर्शन देने के लिए। हमारी बुद्धि प्रिपेयर नहीं है उसको झेलने के लिए, उस स्टेज के लिए। हमारा शरीर तैयार नहीं है उस ऊर्जा को, उस जागृत ऊर्जा को झेलने के लिए। आप इन शक्तियों के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर, प्राण ऊर्जा के ऊपर आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको ये दर्शन नहीं दे रहे हैं, कि आपको इनका एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। अगर ये अभी हो गया तो खतरनाक साबित होगा आपके लिए। आपकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया कि इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो, तब जाके ये परिवर्तन होगा। तो उसके लिए तुम तैयार होगे। जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ में आप AK-47 गन दे दो तो वो क्या करेगा? वो खुद का भी नुकसान करेगा, दूसरों का भी नुकसान करेगा और बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। खेल नहीं है वो। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं। और जिन साधकों को हो रहे हैं, बहुत सारे साधक मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनको ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उनको मैं टाइम टू टाइम गाइड भी करता रहता हूं कि जो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि क्या करना चाहिए अब और किस हिसाब से ये चीजें चैनलाइज होती हैं। और जो नए साधक इन चीजों में जाना चाहते हैं वो बड़ा सोच समझ के कदम लें, उत्सुकतावश मत लें। अगर बहुत गहरी प्यास है तो ये चीजें अपने आप होंगी, ये करने से नहीं होंगी, अपने आप होंगी। ये रास्ते में मील का पत्थर है, ये एक टाइम लाइन के ऊपर अपने आप आएंगी और आएंगी, चली जाएंगी, फिर दूसरी आ जाएंगी। ये जिन नस नाड़ियों की बात की गई है, ये 72,000 नाड़ियां, ये सब आपको महसूस होती हैं। ये जितने ऑर्गन्स हैं आपके अंदर, मेडिकल साइंस ने तो शरीर को बाहर से काट के देखा कि ये आपकी किडनी है, लीवर है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है। जब आप कभी कभी ऐसी स्टेज में होंगे तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। दिखाई वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, महसूस नहीं कह रहा। ऐसे ही दिखती हैं जैसे आप टीवी पर देखते हैं। अंदर के जो प्राण हैं वो आपको महसूस नहीं होते, दिखते हैं। वो चमकदार स्वरूप में हैं, हरे हैं, नीले हैं, चक्र हैं, वो दिखते हैं जब आप उस गहरी स्टेज में होते हैं, ध्यान की अवस्था में। जब आपके सामने कोई होता है तो वो दूसरों के विचार आपको समझ में आते हैं 100%। ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगा रहे हैं। अपने आप कोशिश करेंगे नहीं जानने की और वो आपके समझ में आएंगे, अगर आपका माइंड उस टाइम पर शांत है तो। ये सब शक्तियां परमात्मा ने हमें दे के भेजी हुई हैं। जिन शक्तियों के बारे में हमारे देवी देवताओं के जो हाथ दिखाए गए हैं, जो संभावनाएं दिखाई गई हैं उनके चित्रों में समझाने के लिए, वो सब हमारे अंदर ऑलरेडी हैं। हम एक परमात्मा का ही एक अंश हैं। और योग आपको वहां खुद से खुद तक की यात्रा सिखाता है। अभी आप खुद हो और जो आप असली में जो रियल हायर सेल्फ जो आपका है उस तक की यात्रा सिखाता है। योग कोई सिर्फ प्राणायाम या सिर्फ आसन या सिर्फ सिर के बल खड़े हो जाना या सिर्फ हाथों के बल खड़े हो जाना नहीं है। मैंने तो एडवांस आसन करने ही छोड़ दिए जिस दिन वो एक्सपीरियंस हुआ। पहले मैं भी कंपटीशन और इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता था, मैंने तो छोड़ ही दिए। वो जब आसन होते हैं वो आप अपने आप घटित होते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। जो आसन जब आप ध्यान की अवस्था में होंगे अपने आप लगते हैं वो आसन। वो प्राणायाम अपने आप होते हैं, आप करते नहीं, किसी किताब में पढ़ के नहीं करते।
ये मैं हायर स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो करते रहें, वो भी कारगर है, वो भी लाभकारी है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर ऊर्जा आपसे आसन कराती है, वहाँ पर ऊर्जा आपसे प्राणायाम करवाती है, वहाँ ऊर्जा आपसे सूक्ष्म व्यायाम करवाती है। मैं उन स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। और जिस एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में हम एक्साइटेड रहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, अपने शरीर से बाहर निकल के कहीं और यात्रा करना। मैंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग नहीं की, क्योंकि जिस दिन उस आत्मा ने बाहर निकलना शुरू किया तो मेरी एक ही प्रार्थना थी कि वापस आ जा बस। आज के बाद ऐसी कोशिश नहीं करूंगा। जब वो प्राण सिकुड़ने शुरू होते हैं पूरे शरीर से, तो उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो एकदम मरने जैसा एक्सपीरियंस था वो। तो मुझे नहीं लगा कि अभी मैं उस एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए तैयार होऊंगा। कभी भविष्य में होगा तो करूंगा जरूर। जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे ऐसे भविष्य को जानने की जरूरत होती तो प्रकृति मेरे माइंड में वो सॉफ्टवेयर डालती कि हाँ, ये तुम्हारा भविष्य है, ये तुम्हारा भूत है, और जो बटन दबाओ सामने आ जाएगा। मैंने अपनी पास्ट लाइफ्स देख ली, लेकिन अब मुझे ये भी समझ में आता है कि नहीं देख, अगर प्रकृति नहीं चाहती आपको वो दिखाना तो क्या जरूरत है आपको? कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें बताने का मतलब ये है कि एक गहरे स्वीकार भाव में आए। जो एक्साइटमेंट वाली चीजें हैं, मनोरंजन वाली चीजें हैं, उनके चक्कर में योग और साधना या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें। अब दूसरी बात पर आते हैं। जितने भी एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं वो एक एक एक्सपीरियंस सच हैं, बिल्कुल सच हैं, लिखे हुए हैं जो वो सच हैं, जो हमारे योग की ग्रंथों में बताए गए हैं। वो आपको वैसे ही महसूस होते हैं, चक्कर भी वैसे ही महसूस होते हैं, कुंडलिनी भी वैसे ही महसूस होती है, वैसे ही परिवर्तन आते हैं, आपकी सोच में भी परिवर्तन आते हैं, आपके शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। लेकिन वो उन साधकों के लिए है जिनका जीवन, जिनका पर्पस यही है, जिनको अंदर से वो आवाज आ चुकी है कि हाँ, इसी रास्ते पर चलना है। तो एक्सपीरियंस भी आपको 100% होंगे कभी ना कभी। अब जो दूसरी बात है, दूसरी एक टाइप से वार्निंग भी है और बाधक तत्व भी है वो। जब आप किसी ध्यान को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, भक्ति को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, साधना को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तब आप ऐसे लोगों के संपर्क में आना शुरू हो जाते हैं जो उस रास्ते पर चले हुए हैं। आप ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू कर देते हैं। आप ऐसी किताबें अपने आप आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं जो उसमें आपको मार्गदर्शन करती हैं। तो उनको स्वीकार करें। आप उस टाइम पर अपने माइंड को खुला रखें, वहीं से आपको मार्गदर्शन मिलना है। जो गुरु है, गुरु कोई इंसान नहीं है। गुरु को किसी इंसान के रूप में ना देखें। गुरु एक तत्व है, जैसे परमात्मा एक तत्व है जिससे पूरी सृष्टि पैदा हुई है, ऐसे गुरु एक गाइडेंस करने वाला एक तत्व है जो आपको हर बार गाइड करता है। उसके लिए खुद को रिसेप्टिव रखें। और वो गुरु आपको किताब के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी इंसान के रूप में, किसी मूवी में अलग अलग तरीके से समझाएगा। आपको अपने माइंड को खुला रखना है और उस चीज को समझना है और उस मैसेज को समझना है, खुद के लिए जो मैसेज है, और उस पर चलना है। फिर अब जो बाधक है वो क्या है? जब भी आप ध्यान करना शुरू करते हैं, साधना करना शुरू करते हैं, तो आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के चक्कर में आ जाते हैं।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक इंडिविजुअल साधक की। मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं, मुझे उस साधक से मतलब है जिस स्टेज में मैं हूँ या मैं कभी था, मुझे उसकी मदद करनी है। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम खुद को जोड़ लेते हैं क्योंकि हमारी आध्यात्मिक प्यास रहती है। तो उस टाइम पर जब हम प्यासे दिखाई देंगे तो हो सकता है उस टाइम पर किसी मिनरल वाटर वाली कंपनी आपसे, उनको पता चले कि इस इंसान को प्यास है और वो आपको अपनी बोतलें बेच दें पानी की। कहने का मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पिरिचुअल हैं, थोड़ा बहुत उनको ज्ञान भी है, वहाँ पर चीज़ें अच्छी भी हैं, ठीक भी हैं, गलत भी हैं, मिक्स हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं और वो आपको अपने रंग में रंग लेते हैं। और आप किसी एक गुरु के शिष्य होकर रह जाते हैं, आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होकर रह जाते हैं और बाकी चीज़ों के लिए आप अपना दिमाग का गेट बंद कर देते हैं, जो कि आध्यात्मिकता के लिए भी बंद हो जाता है। एक साधक को अपने माइंड को खोल के रखना है पूरे यूनिवर्स के प्रति। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे सहमत ना हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप फॉलोअर हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। अगर आप किसी के फॉलोअर हैं, 99% केसेस में आप कहीं नहीं पहुँचेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हाँ, आपकी दिनचर्या हो सकता है थोड़ी सुधर जाए, स्वास्थ्य थोड़ा सुधर जाए। अगर आपका पर्पज वो है तो आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पर्पज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे बिजनेसमैन भी जुड़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर लाखों लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं और मैं भी इसी को फॉलो करूँगा, तो वहाँ से मुझे क्लाइंटेज मिलेगी। अगर आप वो हैं तो जुड़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ऊपरी ज्ञान चाहिए तो वो थोड़ा बहुत परिवर्तन आपके अंदर हो जाएगा, वो चाहिए आपको, वो आप जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको रियल एक्सपीरियंस करना है उस अव्यक्त को, तो फिर आपको अपनी इन सीमाओं से बाहर निकालना पड़ेगा अपने आप को। जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, ऑर्गेनाइजेशंस, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अंडर में आप काम कर रहे हैं, खुला रखना पड़ेगा अपने आप को। नहीं खोलेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। फिर हम उनका प्रचार प्रसार करते रह जाएंगे क्योंकि उनको तो लोगों की ज़रूरत है। उनके ऊपर जिसने वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू की होती है उनका भाव सही रहता है, उनका बहुत अच्छा भाव रहता है और उन्होंने अपने जीवन में पाया भी होता है कुछ ना कुछ, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी फेक हैं, फेक ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। तो मेरा सुझाव ये है कि सीखे सबसे, कोई दिक्कत नहीं, सबसे सीख लें, ज्ञान ले लें, जो सब अच्छी बातें हैं वहाँ से ले लें, लेकिन किसी का भी ठप्पा अपने ऊपर ना लगाएं कि मैं इसका फॉलोवर हूँ। तो आपके आध्यात्मिक मार्ग हमेशा खुले रहेंगे और यूनिवर्स आपको आगे से आगे गाइड करेगा। वो जो गुरु तत्व है वो आपको गाइड करेगा। अगर आपने अपने आप को किसी गेट में बंद कर दिया तो आपकी संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएंगी। अगर आपने वही वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, वैसे ही हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दिया, वैसे ही बातें करनी शुरू कर दी, तो फिर वो आपने बाउंड कर दिया अपने खुद को। फिर यूनिवर्स, वो गुरु तत्व आपकी मदद भी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे। और दूसरा नुकसान ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उस अपने रास्ते से भटका के फिर किसी और प्रचार प्रसार में आपको लगा देंगी। फिर वो भगवान का नाम लेके कुछ भी करवा देंगे आपसे, फिर वो योग का नाम लेके कुछ भी बिकवा देंगे आपसे। वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भी एक सेंस बनती है, उनकी भी ज़रूरत है समाज में। लेकिन अगर आप एक साधक हैं और आपकी यात्रा असली वाले योग की है,
तो मेरी सलाह है कि उनसे आप बड़ा बच के रहें या बहुत ज़्यादा सोच समझ के विवेक के साथ उनसे जुड़ें, अपने आप को न्यूट्रल रखते हुए। आपने एक चीज नोट की होगी, जिसने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है, किसी धर्म का नाम नहीं लिया हुआ वहां पर, किसी संस्था का नाम नहीं लिया हुआ, किसी पंथ का नाम नहीं लिया हुआ, वो सबके लिए है, वो मानव मात्र के लिए है। तो योग जो है वो मानव मात्र के करने की चीज है। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। उसके लिए आपको किसी संस्था के सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है आपका कल्याण वहां उस संस्था के द्वारा भी हो, लेकिन वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा, वो ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं, वो भी बड़ा खुले तरीके से होगा, वो वहां भी बंधन नहीं होगा। बहुत सारे गुरु भी हैं आजकल। और मार्केटिंग, जैसे फिटनेस में मार्केटिंग की जो कीवर्ड है वो वेट लॉस है, स्लिमिंग है, टोनिंग है, मेंटल वेलनेस है। वैसे ही जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी जो मार्केटिंग के वर्ल्ड है, कुंडलिनी है, चक्रा है, बॉडी माइंड सोल है, बहुत गहरी बातें हैं। तो उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। वहां सीख लीजिए, कोई कैंप लगे अटेंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमानेंट उसके साथ बंधना नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, हर गुरु कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सिखा रहा है, लेकिन वहां पर बंधना नहीं है। ये कहने का मतलब है मेरा, अपने ऊपर उसका ठप्पा नहीं लगने देना, अपने आप को ओपन रखना है, ओपन रखना है संभावनाओं के लिए। फिर आप जो परिवर्तन देखेंगे वो बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। फिर आप ये समझ लीजिए, अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के उसमें आ गए तो परिवर्तन तब भी आएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा फिल्टर होके आएगा। वो इतना फिल्टर होके आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, सालों साल लग जाएंगे एक छोटी सी चीज तक पहुंचने में। हो सकता है आप योग्य हो मास्टर डिग्री के और एडमिशन दिला दिया जाए आपको नर्सरी क्लास में, क्या पता आपको वहां पर्चियां काटने के लिए लगवा दिया जाए, साधना की जगह बैठाया ही ना जाए। तो इनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ये भी आज एक बात हो रही थी मेरी एक साधक से, तो उन्होंने भी वस्त्र धारण कर लिए हैं किसी संस्था के। वस्त्रों से कोई योगी नहीं होगा। योग एकमात्र खुद की यात्रा है। दूसरे से गाइडेंस मिल सकती है, सहारा मिल सकता है, पुश मिल सकता है, एक मैप का रास्ता मिल सकता है, मैप मिल सकता है, बस चलना आपको खुद ही पड़ता है। ये मेरा अनुभव है। और क्या नुकसान होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं और थोड़ा लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं, कुछ सालों तक, फिर आपको कोई एक अहंकार निर्मित करने के लिए कुछ ना कुछ पद भी दे दिया जाता है। ऐसे पद एक आधी बार मेरे को भी मिले हुए हैं कि अब आप जिला अध्यक्ष हो, अब आप प्रांत अध्यक्ष हो, अब आप ये हो, अब आप वो हो। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो साधना है वो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। आपके अहंकार को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया उन्होंने। फिर आपकी चाल ही अलग तरीके की होगी, आपका उठने बैठने का तरीका अलग तरीके का होगा, स्वाभाविक नहीं होगा, वो आपके अंदर से नहीं आ रहा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हो, क्योंकि आपके अंडर में इतने काम कर रहे हैं इतने सदस्य। तो हाँ, हमें सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपकी जर्नी सेल्फ की तरफ है तो हाँ, अगर आप प्रचार प्रसार में ही इंटरेस्टेड हैं तो आप करें, जुड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं वहाँ से। अपनी क्लासेस बढ़ानी है, बहुत सारे लोग मिलते हैं वहाँ से, बहुत सारे रेफरेंस मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं आपके पास। तो वो अच्छा है, उसके लिए जुड़े। लेकिन ये ध्यान रखें, फॉलोअर्स नेवर रीच एनीवेयर।
कहीं भी नहीं पहुंचते। योग है एक उड़ने जैसा प्रोसेस, जहां आपको अपने पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे और खुद से ही उड़ना पड़ेगा। कभी गिरना पड़ेगा, कभी उठना पड़ेगा। कोई आपको गाइड कर सकता है, लेकिन कोई आपको समझे कि आपके पंख पकड़ के उड़ा दे और अपने पंख आप फैलाओ ना, कोई और ही उड़ा दे आपको, वो पॉसिबल नहीं है। तो इन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है। अपने ऊपर किसी चीज का ठप्पा ना लगाएं, किसी धर्म संप्रदाय, किसी पंथ का। बंध जाएंगे, फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे। हमारे योगी कोई किसी धर्म संप्रदाय को स्पेशल अपना ठप्पा नहीं लगा के रखते। जो असली वाले योगी हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, वो सबके लिए बराबर न्यूट्रल सम रहते हैं। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें और अपने लाइफ के पर्पज को जानने की कोशिश करें। उस पर्पज को जानते जानते वजन तो अपने आप ही कम हो जाएगा, बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो प्रारंभिक अवस्था है। जब आप खुद को जानना शुरू करोगे तो आप कभी ध्यान के लिए बैठोगे, कभी बैक पेन हो जाएगा, तो फिर पहले आपको बैक पेन ही ठीक करना पड़ेगा। बीपी शुगर ठीक करने पड़ेंगे, बीमारियां ठीक करनी पड़ेंगी। वो अपने आप भी हो जाती हैं जब आप ध्यान करते हैं। तो प्राणायाम करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, आसन अभ्यास करते हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। ये जो योग दिवस आ रहा है 21 जून पर, मैं चाहता हूं कि जीवंतता बनी रहे। और इसके अंदर हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन हो, नई चीजें जुड़े, इस ज्ञान की गहराई तक हम उतरें। आज हम इसके ऊपरी सतह पर तैर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर तक उतरे। वो जो ऋषि कहना चाहते थे, वो सिर्फ वजन कम करने की चीज ना बन के रह जाए। तो इसके मेन एसेंस को समझें, तभी एक योग में भारत का निर्माण होगा। और वो किससे होने वाला है? आपके पड़ोसियों से नहीं होने वाला, वो आपसे होने वाला है, वो मुझसे होने वाला है, इंडिविजुअल से। वो एक फूल खिलेगा तो हजारों फूल मिलके ही पूरा बागीचा बनेगा। अब हर फूल सोचता रहे कि पड़ोसी खिलेगा, मैं क्यों खिलूं, तो वो कभी भी कुछ भी नहीं परिवर्तन हो पाएगा। तो थोड़ा सा गहराई में उतरे और चीजों को समझने की कोशिश करें। एक बहुत बड़ी साइंस हमारे पास है। ठीक है, हमारे देश की जो भी हालत है अभी, कोई बात नहीं। पतन हुआ है, गिरावट आई है, तो उत्थान भी होगा। दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पतन के बाद जब गिरावट आती है, उसके बाद फिर उत्थान ही शुरू होता है। सारी गिनती जीरो से ही शुरू होती है। तो हम फिर से काम करेंगे। अभी हम विचार नहीं करेंगे तो कभी न कभी कोई न कोई देश इस योग को पेटेंट करवा लेगा और हमें योग वर्ड को भी यूज करते हुए किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत धन्यवाद आप सबका ध्यान से सुनने के लिए। ओम शांति शांति शांति।